तो क्या हाल है? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हम लोग देखने वाले हैं एमडीसी बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का सुपर 20 क्वेश्चन। और वादा करते हैं सर क्लास में ही आपको याद करा दिया जाएगा पूरा का पूरा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के दोनों में है, देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और दायरे का वर्णन करें। डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। दोस्तों जो भी क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, कल के एग्जाम में जब भी एग्जाम है, जब भी आपका एग्जाम में छपने वाला है। और व्यवसायी अर्थव्यवस्था की प्रकृति और दायरा का यहाँ पर वर्णन करना है। आंसर, जो व्यवसायी अर्थव्यवस्था होता है ना, वो एक क्या है? शाखा है। क्या राजा? एक शाखा है जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत, एक सिद्धांत और अवधारणाओं को व्यापक निर्णयों और संगठनात्मक व्यवहार में लागू करने पर केंद्रित करता है। ये एक विशेष रूप में उन आर्थिक मुद्दों को समझने और हल करने में मदद करता है जो व्यवसाय की गतिविधियों से संबंधित होते हैं। व्यवसाय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य व्यापारिक निर्णय वैज्ञानिक तरीके से प्रभावित होता है। सबसे पहला प्रकृति व्यवसाय अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यावसायिक अनुप्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यावसायिक अनुप्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए राजा? व्यावसायिक अनुप्रयोग। समझे क्या? उसके बाद दूसरा, व्यवसाय निर्णय में सहायता होनी चाहिए। तीसरा, माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र का संयोजन भी होना चाहिए। और चौथा क्या है? भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान। तो मेरे साथ बोलिएगा सर, चार अर्थव्यवस्था व्यवसाय अर्थशास्त्र की चार प्रकृति है। पहला क्या है? अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यावसायिक अनुप्रयोग। दूसरा, व्यवसाय निर्णयों में सहायता। तीसरा, माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र का संयोजन। चौथा, भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान। अब दायरा देखते हैं। स्कोप क्या था? क्वेश्चन में पूछा था स्कोप, दायरा क्या होता है? पहला है मूल्य निर्धारण, मूल्य को निर्धारण करना। दूसरा, उत्पादन और लागत। तीसरा, बाजार का संरचना करना। चौथा, निवेश निर्णय। पांचवा, मांग और आपूर्ति का विश्लेषण। और छठा है सार्वजनिक नीति और व्यापार। याद हुआ क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरे साथ बोलेंगे, पांच के पांच है। आपको छह क्वेश्चन लिखा है, सॉरी छह दायरा लिखा हुआ है, छह दायरा लिख रहा है। सबसे पहले क्या है? मूल्य निर्धारण, उत्पादन और लागत, और बाजार संरचनाएं, निवेश निर्णय, मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करना, सार्वजनिक नीति और व्यापार। सबसे पहला है मूल्य निर्धारण। जो व्यावसायिक होता है उसको क्या करना पड़ता है? मूल्य को निर्धारित करना पड़ता है, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा से वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए क्या? ना राजा ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, उससे बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? सुनते जाओ, आधे घंटे आधे पौने घंटे में खत्म कर देंगे। सुनते जाओ, बस याद कर लेंगे सर हम। दूसरा, उत्पादन और लागत। समझा क्या? उत्पादन और लागत क्या बोलता है कि व्यवसाय को उत्पादन प्रक्रिया, लागत संरचना और लाभ को अधिकतम करने के तरीकों को समझने में मदद करता है। तीसरा, बाजार की संरचना भी अध्ययन करता है। चौथा, इन्वेस्टमेंट, निवेश निर्णय। निवेश निर्णय में व्यवसाय अर्थशास्त्र मदद करता है। और मांग और आपूर्ति, डिमांड सप्लाई का भी विश्लेषण करता है। ये सिद्धांत बताता है बाजार में कैसी प्रतिक्रिया रह करेगा और व्यवसाय को अपने उत्पादन और विपणन रणनीति को इस तरह से समायोजित करने में मदद करता है। छठा, सार्वजनिक नीति और व्यापार। सार्वजनिक नीति और व्यापार में भी ये बहुत मदद करता है, जैसे कर नीति, व्यापारिक नियम, विनियमन, के सारे चीजों में मदद करता है। इंग्लिश में बिजनेस इकोनॉमिक्स सबसे पहले क्या होता है? एक ब्रांच होता है इकोनॉमिक्स का जो अप्लाई किया जाता है राजा इकोनॉमिक प्रिंसिपल में और थ्योरी टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। ये मदद करता है बिजनेस अंडरस्टैंड में एंड रिसॉल्व इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू देयर ऑपरेशन। द प्राइमरी एम ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, जो प्राइमरी एम क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक का? प्राइमरी एम क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक का? इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन, इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन यूजिंग अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड देयरबाय मेकिंग देम मोर इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल। मोर इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल मतलब वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाता है और इफेक्टिव बनाता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक एक ऐसा ब्रांच होता है, मेरे साथ बोलना है। बिजनेस इकोनॉमिक क्या है? कोई पूछेगा बिजनेस इकोनॉमिक क्या है तो आप बोलेंगे एक ब्रांच है। बिजनेस इकोनॉमिक क्या है? एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है? इकोनॉमिक का ब्रांच है, शाखा है जो अप्लाई करता है इकोनॉमिक प्रिंसिपल और थ्योरी ताकि बिजनेस डिसीजन लिया जा सके और राजा मदद कर सके बिजनेस में को समझने में, इकोनॉमिक इशू को समझने में। और मेन प्राइमरी लक्ष्य होता है बिजनेस इकोनॉमिक का कि बिजनेस डिसीजन लेना और साइंटिफिक जो भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल है उसको यूज करना, ठीक है, ताकि हम प्रॉफिट कमा सके। नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक का? नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक का? सबसे पहला नेचर है एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। सबसे पहला क्या है?
एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी का ये एप्लीकेशन है, जैसे डिमांड, प्राइस, प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्रॉफिट, डिमांड, प्राइस, प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्रॉफिट, ये सब। दूसरा, एड इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। तीसरा, माइक्रो मैक्रो में का कॉम्बिनेशन होता है, ये माइक्रो मैक्रो का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा सर, बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है? एग्जाम में आपको क्वेश्चन एक पूछा था, एक क्वेश्चन सुनो 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 सुनो, एक क्वेश्चन पूछा था कि बिजनेस इकोनॉमिक होता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक, या बोथ, या सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सर बिजनेस इकोनॉमी होता क्या है, आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा। क्या होगा? बिजनेस इकोनॉमिक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझा क्या? चलो, फोरकास्टिंग कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन को पूर्वानुमान लगाता है, जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है ना, जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है कि कल बादल कैसा रहेगा, कल बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना, टेम्परेचर कल का कैसा रहेगा, है ना। तो वो वेदर फोरकास्टिंग जिसको बोलते हैं, वो वेदर के बारे में फोरकास्ट करना, और ये इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में फोरकास्टिंग है, जिसको हम लोग कहेंगे फोरकास्टिंग इकोनॉमिक कंडीशन। उसके बाद है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। बिजनेस इकोनॉमी का स्कोप क्या है? सबसे पहला है प्राइस को डिसीजन करना, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को एनालिसिस करना, मार्केट स्ट्रक्चर बताना। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का उदाहरण जैसे शैम्पू हो गया, अलग अलग ब्रांड का शैम्पू आता है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब आलू प्याज, तो आलू प्याज आप 10 जगह से जाओगे, सबका दाम एक ही रहेगा, वो होता है परफेक्ट कंपटीशन। और मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, केवल वही मार्केट में कंपनी है, वही ब्रांड है, वही चीज है, वही सिंगल है, ठीक है, उसको कहते हैं मोनोपोली। अगला इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करता है। पांचवा डिमांड सप्लाई एनालिसिस करने में मदद करता है। लास्ट छठा है गवर्नमेंट पॉलिसी और बिजनेस, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, ट्रेड रेगुलेशन हो गया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया, इन सब में एग्जामिन करने में हेल्प करता है। ये इसका स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक का। अगला क्वेश्चन है मार्शल की अर्थशास्त्र का परिभाषा यहाँ पर बताना है आपको। सबसे पहला हमको अल्फर मार्शल जिसको ए मार्शल से हम लोग बोलते हैं, नाम बोलते हैं ए मार्शल, इसका परिभाषा दिया गया है कि अर्थशास्त्र ऐसा अध्ययन है जो मनुष्य समाज की समृद्धि और भलाई के लिए उनके जीवन के भौतिक पहलुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवन के भौतिक पहलुओं से संबंधित है। ये मनुष्य मतलब जो इंसान है, हम आप हैं, और समाज है मतलब बहुत सारे लोगों को मिलाकर समाज बनता है। तो मनुष्य और समाज की समृद्धि में और भलाई, तो जो समृद्धि होती है ना, और जो भलाई होता है उसके जीवन के भौतिक पहलुओं का संबंधित करता है ये अर्थशास्त्र। ये अध्ययन करता है कि लोग किस प्रकार अपनी सीमित संसाधन मतलब लिमिटेड रिसोर्स, सीमित संसाधन मतलब जैसे क्या हो गया कि कोई भी संसाधन सीमित है, जैसे आपके पास अनंत पैसा तो नहीं है ना राजा, सीमित संसाधन है, तो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करता है ताकि अधिकतम सुख और शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सके। मतलब आप थोड़े से में उतने में ही आप संतुष्ट हो जाओ, उतने में ही आप सुख से रह सको, तो वो हमें अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है। समझा क्या? हाँ सर समझ गए। नहीं समझे तो फिर से देखना पड़ेगा राजा। फिर से बता देते एक बार कि अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन होता है जहाँ पर मनुष्य और समाज की समृद्धि और भलाई के जीवन के भौतिक पहलुओं को संबंधित करता है। ये अध्ययन कराता है कि जो आपके पास सीमित संसाधन है उसका सर्वोत्तम उपयोग हो सके और अधिकतम सुख और शांति आप प्राप्त कर सको। तो ये तो सर अल्फ्रेड मार्शल का परिभाषा हो गया। अब उसको परीक्षण करना है। पहला, संसाधनों के सीमित उपयोग का ध्यान केंद्रित करना। सबसे पहला क्या है कि जो संसाधन हमारे पास सीमित है उस पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, मनुष्य और समाज की भलाई का संदर्भ के बारे में बताया गया है। तीसरा, उत्कृष्ट का अध्ययन करने बोला है। चौथा, संतुष्टि और सुख प्राप्त करने बताया है। और हमारा पांचवा है व्यवहारिकता का अभाव। इसको राजा एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब जो उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ए मार्शल ने बोला ना, उसको ही एक्सप्लेन करके बताया है कि क्या सकारात्मक है क्या नकारात्मक है। आप पढ़ सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर ए मार्शल का डेफिनेशन पूछ रहा था, आपको लिखना है, ठीक है। ए मार्शल, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जो इकोनॉमिक है वो क्या है? एक ऐसा स्टडी है जहाँ पर मानव का अध्ययन किया जाता है, उनके बिजनेस के जीवन के जो बिजनेस है, जीवन का जो व्यापार है, ऑर्डिनरी जो बिजनेस है उसके बारे में उसका अध्ययन किया जाता है। इट एग्जामिन करता है कि किस तरीके से पर्सन गेट इज इनकम, कैसे वो पर्सन अपना इनकम प्राप्त करता है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है, और आखिर किस तरीके से सोसाइटी अपना वेल बींग
ऑफ इट्स मेंबर को इम्प्रूव कर सकता है। तो हिंदी में जो बताया था वही चीज सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये इसको बस एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस होता है, क्या लेक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, इसको पढ़ना तो पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मांग को परिभाषित करें, मांग को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करें। डिफाइन डिमांड, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर विच डिटरमाइन द डिमांड। तो मांग को परिभाषित करना है तो सबसे पहले मांग की परिभाषा लिखेंगे। फिर यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा क्या है कि मांग, डिमांड अर्थशास्त्र में उस मात्रा को कहा जाता है जिसे उपभोक्ता एक विशेष समय अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार और सक्षम होता है। तो डिमांड मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, इधर ध्यान देना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान दीजिए, सारा याद करा देंगे फटाफट से पढ़ते जाओ, याद कर देंगे। आपको समझना है, एग्जाम में आराम से आपको अपनी भाषा में लिखना है। एक विशेष समय, समझे क्या? चलो, एक विशेष समय अवधि में विभिन्न कीमतों, विभिन्न मतलब 1000, 2000, 5000, 3000, विभिन्न कीमत, तू जितना मांगना है मांग, पैसे की चिंता मत कर। ये बोलता है कंज्यूमर, ये बोलता है उपभोक्ता। विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हूं मैं, ये डिमांड होता है, इसी को कहते हैं डिमांड। मांग है बाजार में, मांग मतलब क्या हुआ कि बाजार में अनसन दाम में खरीदने के लिए उपभोक्ता तैयार है कि नहीं? तैयार है तो मांग है तो मांग है। जब अन्य सभी कारक समान रहते हैं, मांग केवल इच्छा पर आधारित नहीं होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मांग जो है राजा वो इच्छा पर अनुसार नहीं होता है कि आपके पास इच्छा है तो आप डिमांड कर लो। तो इच्छा पर नहीं होना चाहिए, आपके पास क्षमता भी होनी चाहिए खरीदने की। आपकी इच्छा तो है सर बोलेरो गाड़ी खरीदने की, आपकी इच्छा तो है सर कार खरीदने की, आपके पास इच्छा सब कुछ है, आपको इच्छा तो बहुत कुछ करने की है, लेकिन सर उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? भुगतान करने की इच्छा भी होनी चाहिए और भुगतान करने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्षमता भी होना चाहिए, मतलब पैसा भी आपके पास होना चाहिए। तो मांग केवल आपकी इच्छा से नहीं होती है। आपके पास इच्छा है तो मांग हो जाएगा क्या? ना राजा ना, आपके पास इच्छा होने से नहीं होती है, भुगतान करने की क्षमता भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए राजा? क्षमता होनी चाहिए, तब जाकर वो मांग होता है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब है कि उत्पाद के लिए मांग उस उत्पाद की कीमत और उपभोक्ता की कीमत पर खरीदने की क्षमता आधार पर निर्धारित होती है। मांग को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक, आपसे एक सवाल में पूछा गया था कि विभिन्न कारक बताएं, तो विभिन्न कारक क्या है? सबसे पहला माल या सेवा की कीमत, माल या सेवा की कीमत। तो माल या सेवा की कीमत सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जहां पर मांग को प्रभावित करता है। सामान्यतः जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है ना? तो जैसे ही कीमत घटती है और मांग बढ़ती है, उसी प्रकार से मांग बढ़ती है, मतलब जो कीमत अगर बढ़ती है तो मांग घटने लगती है, और जो कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई फिल्म का टिकट सस्ता हो जाता है तो अधिक लोग खरीदने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। दूसरा, उपभोक्ता की आय, अगर उपभोक्ता की आय ज्यादा इनकम होती है, ज्यादा होती है, तो क्या होता है राजा? अगर उपभोक्ता के आय स्तर उनके क्रय शक्ति को प्रभावित करता है, क्रय शक्ति को प्रभावित करता है, तो यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सर वे अधिक सामान और सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं, है ना? जिससे सामान वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और वहीं अविकसित वस्तुएं जो इन्फीरियर गुड्स है, जैसे चश्मा हो गया, घड़ी हो गया, लोकल मार्केट में बिक रहा है, फुटपाथ पे चप्पल जूता मिल रहा है, तो वो बड़े लोग नहीं खरीदेंगे, ये इन्फीरियर गुड्स की मांग घट जाती है। यदि किसी व्यक्ति को आय बढ़ती है तो वह महंगी वस्तु या लग्जरी कार ही खरीदता है, महंगी चीज खरीदता है, ब्रांडेड घड़ी पहनता है, ब्रांडेड चश्मा पहनता है, ब्रांडेड शूज पहनता है। तो जो नॉर्मल गुड्स होता है उसकी मांग बढ़ती है, लग्जरियस मांग बढ़ती है, और राजा सस्ती सस्ती चीजें इन्फीरियर गुड्स की मांग घटती है। तो ये डिपेंड भी करता है, मांग डिपेंड करता है कि माल या सेवा की कीमत क्या है। कीमत ज्यादा रहेगी तो क्या होगा सर? डिमांड घट जाएगा, और कीमत कम रहेगी तो क्या होगा सर? डिमांड बढ़ जाएगा। उपभोक्ता की आय क्या बोलता है राजा? उपभोक्ता की आय बोलता है ये कि अगर उपभोक्ता की आय ज्यादा होगी तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड ज्यादा रहेगा, अगर उपभोक्ता की आय कम होगी तो सस्ते सस्ते सामान इन्फीरियर गुड्स लोकल मार्केट में, लोकल में फुटपाथ पे जो दुकान पे कपड़ा मिलता है, शर्ट मिलता है, कंजी मिलता है, जूता मिलता है, वो उसकी मांग ज्यादा होगी। चलिए, रुचियां, इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, पैसे होने से तो होता नहीं सर, इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। अगर आप उपभोक्ता की रुचियां हैं, उसमें प्राथमिकताएं हैं, में बदलाव मांग को प्रभावित कर सकती है। चौथा, संबंधित वस्तुओं की कीमत भी डिपेंड करता है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स,
जैसे मान के चलो चाय की कीमत अगर बढ़ जाती है, चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कहाँ चले जाएंगे? बोलो बोलो बोलो, कॉफी की तरफ चल जाएंगे। तो मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स जिसके बदले हम दूसरा चीज कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चाय के बदले हम कॉफी ले सकते हैं ना। तो भाई यदि चाय की कीमत बढ़ती है ना तो कॉफी की मांग बढ़ सकती है, क्योंकि कॉफी चाय का स्थानपन होता है। सर समझे क्या? ये कारक ऐसे कारक हैं जहां पर आप पैसा बढ़ो चाहे नहीं बढ़ो, चाहे पैसा बढ़े चाहे नहीं बढ़े, जब भी गुड्स का डिमांड बढ़ सकता है तब भी गुड्स का डिमांड घट जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड का एफेक्शन है, ये कारक है। ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ऐसा बोलता है ना, ऐसा बोलता है ना। लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। सर कॉफी का प्राइस ना तो घटा ना तो बढ़ा, तब भी कॉफी का डिमांड बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि सर कॉफी के सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं ना, कॉफी के जो सब्स्टिट्यूट गुड्स चाय होता है ना, उस चाय की कीमत बढ़ जाती है। तो चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी का डिमांड सर बढ़ गया ना। ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगला क्या है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? यहाँ पर वस्तुएं एक साथ खपत की जाती है। यदि पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मूल वस्तु की मांग घट सकती है। जैसे सर पूरक वस्तु मतलब एक के बदले दूसरा अधूरा और दूसरे के बदले पहला अधूरा है, तो अधूरी है। जैसे सर कार के बदले ईंधन और ईंधन के बदले कार हो सकता है क्या? ना राजना। लेकिन ईंधन का अगर दाम बढ़ेगा तो क्या कार का मांग घट जाएगा ना? हाँ सर घट जाएगा। यदि कार की कीमत बढ़ती है तो ईंधन की मांग भी घट सकती है। हाँ ये भी हो सकता है सर, क्योंकि कार और ईंधन एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसके हम इसके बदले ये और इसके बदले वो नहीं हो सकता। लेकिन चाय के बदले कॉफी और कॉफी के बदले चाय हो सकता है। इसको कहते हैं स्थानपन, और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं तो क्या कहेंगे? पूरक वस्तुएं। समझ रहे हैं क्या राजा? समझ रहे हैं तो एक लाइक जरूर करना। मैं भी देखता हूँ सर यहाँ तक आप पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो, और फिर फटाफट खींचेंगे। कुछ दो चार क्वेश्चन आपको समझाने लायक है, फिर तो सर पढ़ के घसीटेंगे। ठीक है सर, 30 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, वादा है मेरा। वादा किया है तो निभाएंगे जरूर। ठीक है, अगला है उपभोक्ता की अपेक्षाओं के अनुसार भी यहाँ पर मांग की बढ़ता घटता है। जैसे यहाँ पर यदि स्मार्टफोन की कीमत बढ़ने की संभावना को देखते हुए अधिक स्मार्टफोन खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। हो सकता है सर कल को अगर न्यूज़पेपर में आ जाता है, कल को टीवी में आता है कि भाई अब स्मार्टफोन का दाम बढ़ने वाला है, तो जो खरीदने वाले सोच रहे थे वो खरीद लेंगे। इससे भी डिमांड इफेक्ट होता है। सर जनसंख्या और जनसंख्या परिवर्तन में भी डिमांड इफेक्ट होता है। विज्ञापन और विपणन में भी होता है। फिर मौसमी परिवर्तन, जैसे सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े हीटर की मांग बढ़ जाती है, लेकिन गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर और आइसक्रीम की मांग बढ़ सकती है। तो ये मौसम परिवर्तन से भी डिमांड बढ़ता है। आइए डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड ऑफ इकोनॉमिक रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस। कंज्यूमर, अब देखो राजा मैं हिंदी में पढ़ा दिया, हिंदी में समझा दिया। इंग्लिश वालों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप हिंदी में जो समझा रहा हूँ आप समझते जाइए, इंग्लिश में आपको पढ़ के बता दूंगा, क्योंकि बार बार फिर से वही चीज पढ़ाना फिर दिक्कत होती है, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग, कंज्यूमर की इच्छा है एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एंड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट रहना होगा। डिमांड कब होगा? विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे। कौन कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है डिमांड में? बता दिया, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, उसके बाद आता है पॉपुलेशन और डेमोग्राफिकल चेंजेज, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और सीजनल चेंजेज। अगला क्वेश्चन है मांग की लोच क्या है? मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक घटक क्या है? मांग की लोच क्या होती है? मांग की लोच वह माप है, एक ऐसा माप है, एक ऐसा माप है जो बताता है कि किसी वस्तु या सेवा की मांग किसी विशेष कारण से, किसी वस्तु या सेवा की मांग किसी विशेष कारण से, तुम सुन नहीं रहे, विशेष कारण से, जैसे मूल्य में परिवर्तन हो जाना, उससे संवेदनशील या लचीला होता है। दूसरे शब्दों में यह दर्शाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में
कितनी प्रतिशत परिवर्तन होता है, कितनी प्रतिशत बढ़ता है, कितना से बढ़ता है, कितना से घटता है। अगर मांग अधिक संवेदनशील होता है, यानी कम कीमत में बदलाव होने से कोई इंसान को फर्क नहीं पड़ता, तो उसे लचीली इलास्टिक मांग कहा जाता है। अगर मांग कम संवेदनशील होता है, यानी कीमत में बदलाव के बावजूद मांग में कम बदलाव आता है, तो उसे हम लोग अलचीलापन मांग कहा जाता है। मांग की लोच के प्रकार: पूर्ण रूप से लचीला मांग, दूसरा पूर्ण रूप से अलचीली मांग, तीसरा लचीली मांग, चौथा अलचीली मांग। ठीक है, इसको याद करके चल जाना। ठीक है, ये समय नहीं है, फटाफट देख लो। मुख्य मांग की प्रभावित करने वाला कारक क्या है? पहला है वस्तु का विकल्प, दूसरा है वस्तु की आवश्यकता, या आखिर वस्तु की आवश्यकता क्या है? ज्यादा आवश्यकता है तो पैसा हम नहीं देखते हैं। आय का अनुपात भी होता है राजा, कि भाई पेट्रोल कितना भी बढ़ेगा, मैं तो बढ़ाऊंगा 100 रुपए का ही बढ़ाता हूँ, तो आय का अनुपात। समय, जिस टाइम होता है, समय के होता है कि यदि पेट्रोल की कीमत अचानक बढ़ती है तो तुरंत लोगों की मांग पर असर नहीं पड़ेगा ना, कि भाई हाँ 2 दिन के लिए बढ़ा, कल परसों के लिए बढ़ा, बस तो वो मांग उस पर इफेक्ट नहीं होता है। मांग की मात्रा क्या है? जैसे दवाइयाँ के दाम बढ़ जाता है तो भी हमें दवाइयाँ कोई किलो भाव थोड़ी खाना है भाई, 2-3 टेबलेट तो खाना है। वस्तु की अवधि क्या है? ड्यूरेबल क्या है, कि कितना ड्यूरेबल है? गाड़ियाँ, फ्रिज, ये ड्यूरेबल गुड्स है ना। तो गाड़ियाँ या महंगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब महंगे हो जाते हैं तो उन्हें खरीदने में देरी कर सकते हैं, या विकल्प देख सकते हैं कि कितना ड्यूरेबल है, कब तक है ना, ये बात। तो डिमांड आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। चलिए, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड। कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है इलास्टिक डिमांड को? एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये भाई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है क्या? कॉफी के बदले चाय, चाय के बदले कॉफी अवेलेबल है क्या? नेसेसिटी, लग्जरी में अवेलेबल देखना है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, टाइम पीरियड, डिग्री ऑफ नेसेसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइसो क्वांट और आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, वर्क क्या है, और उनके गुण की मुख्य विशेषता भी हमें बतलानी है। ये क्या? चलिए, तो क्वांट और आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या होता है? आइसो क्वांट और आइसो प्रोडक्ट होता क्या है? आइसो क्वांट उस प्रकार का वर्क है जो एक उत्पादन प्रक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पादन तत्वों के विभिन्न संयोजक को दिखाता है जो समान उत्पादन स्तर के लिए होते हैं। उसे आइसो प्रोडक्ट भी हम लोग कहते हैं। आसान शब्दों में आइसो क्वांट वर्क यह बताता है कि किसी आप उत्पादन की समान मात्रा प्राप्त करने के लिए विभिन्न संसाधनों को कौन सा संयोजन आवश्यक होगा। आइसो क्वांट वर्क के गुण है कि भाई वो समान उत्पादन स्तर होता है। आइसो क्वांट वर्क का ढलान नकारात्मक होता है, मतलब नकारात्मक से निगेटिव होता है, इस तरीके से निगेटिव होता है ना, निगेटिव होता है। समझ रहे हैं क्या? यस सर। चलिए, अगला क्या है? आइसो क्वांट जो है वो वर्क एक दूसरे को नहीं काटता है। आइसो क्वांट वर्क एक दूसरे को नहीं काटता है। आइसो क्वांट वर्क का स्थान क्या होता है? ऊपर स्थित होता है। ठीक है, आइसो क्वांट वर्क की लचीलापन, जो लचीलापन होता है वो MRTS होता है, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिन रेट में घटता जाता है। ठीक है, चलिए, कर्व किसको कहते हैं? इट रिप्रेजेंट द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इनपुट्स, 2-3 इनपुट्स को हम लोग आइसो क्वांट कर्व कहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है आइसो क्वांट कर्व का, जैसे वो रिप्रेजेंट इक्वल आउटपुट लेवल, नेगेटिव स्लोप, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। आइसो क्वांट कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। हायर आइसो क्वांट रिप्रेजेंट हायर आउटपुट, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जरूर ले लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा मतलब एक आदर्श बाजार संरचना जिसमें बहुत सारे विक्रेता और खरीदार होते हैं और बाजार में प्रवेश और निकासी के कोई रुकावट नहीं होता है। इस प्रकार के बाजार में सभी उत्पादन एक जैसे होते हैं। जैसे आलू बेचते हैं तो एक जैसा आलू का प्राइस रखा जाएगा और किसी एक विक्रेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति तब होती है जब विशेष उत्पाद के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें सभी विक्रेता समान कीमत पर उत्पाद करते हैं। आलू का हो गया, जैसे सब्जी, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण मस्त है सब्जी, और उपभोक्ता की पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। इसमें विक्रेताओं के पास कोई नियंत्रण नहीं होता है और मूल्य की स्थिति बाजार द्वारा तय होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा वही होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहलाती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या होती है? सबसे पहला, बाजार में बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार होते हैं।
समान और आदर्श उत्पाद होता है, होमोजीनियस होता है, सिमिलर होता है, संपूर्ण जानकारी होता है, परफेक्ट नॉलेज, स्वतंत्र प्रवेश और निकासी होता है ना। अगर किसी उत्पाद में लाभ होता है तो उसमें जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ऐसा बड़ा बात है। मूल्य निर्धारण में विक्रेताओं की कोई भूमिका होती है क्या? ना ना ना, प्राइस टेकर खुद से नहीं प्राइस कर सकते भाई। अगर गेहूं की कीमत 20 रुपए प्रति किलो ही है तो 20 रुपए ही होगा, बढ़ा घटा नहीं सकते। बाजार में लंबी अवधि में सामान्य लाभ होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सामान्य लाभ होता है, लाभ बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, समझे क्या? अगला है, प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य का निर्धारण होता है, बाजार में मांग और आपूर्ति के हिसाब से, संतुलन मूल्य के हिसाब से, मांग और आपूर्ति की स्थिति और किसी एक विक्रेता का मूल्य निर्धारण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जहां पर बायर और सेलर मार्केट में होते हैं और कोई ना तो सिंगल बायर ना तो सिंगल सेलर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है प्राइस पर। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट सारे के सारे प्रोडक्ट आइडेंटिकल होते हैं एंड देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है फ्रॉम द मार्केट से। Perfect competition characterize a high level of the competition and price are determined purely by the supply and demand forces। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने बता दिया था आपको कि बायर सेलर लार्ज होते हैं, होमोजेनियस होता है, परफेक्ट नॉलेज, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, प्राइस टेकर बिहेवियर होता है, नॉर्मल प्राइस इज लॉन्ग रन। अगला, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट डिमांड एंड सप्लाई होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन में प्राइस टेकर बिहेवियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार को परिभाषित करें। एकाधिकार के तहत मूल्य का निर्धारण किसे कैसे किया जाता है? तो एकाधिकार को परिभाषित करना है, जिसको हम लोग मोनोपोली अंग्रेजी में कहते हैं। एक बाजार संरचना में जिसमें एक ही फर्म में एक मात्र एक ही फर्म है उस विशेष उत्पादन या सेवा में उत्पादन और बिक्री करती है, उसके उत्पादन का कोई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई अगला कंपटीशन नहीं है, अगला कोई बंदा नहीं है। इसका मतलब है कि उस उत्पादन का बाजार में केवल एक विक्रेता है, सिंगल सेलर सिंगल सेलर सिंगल सेलर, एक विक्रेता, एक बेचने वाला, उसके पास बहुत बाजार मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण है। हम चाहे घटा दे दाम, चाहे बढ़ा देना, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरा नाम है एकाधिकार। एकाधिकार के तहत मूल्य का निर्धारण यहाँ पर होता है। कैसे होता है? तो एकाधिकार फर्म की बाजार शक्तियां, उसके पास खुद पावर होता है, वो खुद इच्छा अनुसार अपने हिसाब से कीमत रखता है। मांग आपूर्ति के आधार पर मूल्य निर्धारण किया जाता है कि मांग व मूल्य निर्धारण यहाँ पर डिमांड कर्व प्राइस सेलिंग से होता है। मूल्य निर्धारण का प्रक्रिया MR=MC होता है, मार्जिन MR=MC होता है। और लाभ अधिकतम करण प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे, जैसे यहाँ पर यदि एकाधिकार फर्म 100 यूनिट उत्पादन करने के बाद अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही है तो वह उस मात्रा के लिए सबसे उपयुक्त मूल्य निर्धारण करेगी जो उसके लिए सबसे लाभकारी होते हैं। साथियों, पूरी चीज हम यहाँ पर नहीं देख सकते, पूरा डिटेल में आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सुपर 20 है तो सुपर में ही रहेगा। क्वेश्चन के साथ कुछ कुछ आंसर कुछ कुछ आपको दिमाग में घुसा देंगे ताकि आप कुछ लिख पाओ, और आपको PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, आप PDF को आराम से बड़े प्यार से पढ़ के चल जाना एग्जाम में। बहुत समय, बहुत टाइम है सर, 1 डे इज द इनफ 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 है सर, आपके लिए इनफ है। पूरा आपको PDF दे रहे हैं, आप पूरा अच्छे से बड़े प्यार से पढ़ लीजिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ के समझ जाइए और बड़े प्यार से एग्जाम भी दे के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। 1 डे इज इनफ सर, कहीं कोई आपको यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी। मोनोपोली क्या होता है? सिंगल सेलर बायर, सिंगल सेलर होता है, बायर बहुत होता है, प्राइस टेकर या नहीं होता, अपने मन से प्राइस रखता है, उसको क्या कहते हैं? मोनोपोली कहते हैं। पढ़ लेना। प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? तो मार्केट पावर ऑफ मोनोपोली फर्म, प्राइस डिटरमिनेशन बेस्ड ऑन डिमांड, MR=MC, और प्राइस सेटिंग प्रोसेस, MR=MC मतलब MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर देख लीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय कैसी मापी जाती है? राष्ट्रीय आय एक ऐसा देश का द्वारा विशिष्ट अवधि होता है, मतलब समान एक वर्ष होता है, जहां पर उत्पन्न किए गए सभी वस्तुओं, सभी सेवाओं, वस्तुओं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य हो या उस देश के निवासियों द्वारा घरेलू और विदेशी स्रोतों से अर्जित आय को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय एक देश के आर्थिक स्थिति और समृद्धि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। राष्ट्रीय आय कैसे मापी जाती है? तो भाई पहला है उत्पादन दृष्टिकोण से मापी जाती है, दूसरा है आय दृष्टिकोण से मापी जाती है, अलग अलग विधि होता है। उसके बाद व्यय दृष्टिकोण से मापी जाती है। राष्ट्रीय आय मापने के तरीके होते हैं कि सकल घरेलू उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पाद से नापा जाता है, नेट राष्ट्रीय उत्पाद है ना, और नाम मात्र और वास्तविक राष्ट्रीय आय भी होता है। नेशनल इनकम क्या होता है? एक मॉनेटरी वैल्यू होता है सारा गुड्स और सर्विस का जो साल भर में बना हुआ है, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू होता है जो भी इनकम अर्न किया जाता है कंट्री रिसाइडेंट, चाहे डोमेस्टिक से हो चाहे फॉरेन सोर्स से हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ नेशन। जो नेशनल इनकम होता है
वो इंक्लूड, उसमें सारे इनकम होते हैं, चाहे वेजेज हो, प्रॉफिट हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, सब कुछ इंक्लूड होता है। लेबर हो, कैपिटल हो, लैंड हो, विद इन द इकोनॉमी, सब कुछ इंक्लूड होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है। नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं? तो प्रोडक्शन अप्रोच से, इनकम अप्रोच से, एक्सपेंडिचर अप्रोच से। मेथड क्या होता है? तो जीडीपी और जीएनपी से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद हमारा है नॉमिनल और रियल वैल्यू से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाभ के जोखिम सिद्धांत की आलोचनात्मक जांच करें। लाभ के जोखिम सिद्धांत को, लाभ के जोखिम सिद्धांत, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टीज हम लोग कहते हैं लाभ के जोखिम सिद्धांत। लाभ के जोखिम सिद्धांत, ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा सर, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया, 30 मिनट हो चुका है, ये जरूर देख जाइएगा, लाभ के जोखिम सिद्धांत देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा सा बड़ा है, पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत हो गया, लिखने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अगला है रिचार्डो थ्योरी, जरूर करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। आधुनिक किराए का सिद्धांत क्या है? इसके उपयोग रिकॉर्ड के सिद्धांत से करिए। तो भाई रिचार्डो थ्योरी जरूर से जरूर करके जाइएगा, प्रॉमिस कि भाई आने वाला है रिचार्डो थ्योरी, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सब कुछ बोलना नहीं होता है। रिचार्डो थ्योरी जरूर देखे जाइएगा, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट बोलते हैं इसको, रिचार्डो थ्योरी बोलते हैं ऑफ रेंट। जरूर क्वेश्चन देखिए आइएगा, सुपर 20 क्वेश्चन में आया था, मैं आपको बताऊंगा, फिर जब क्वेश्चन आएगा आंसर की बताते समय बोलूंगा भाई आया था और आएगा भी, ठीक है। तो जरूर पढ़ के जाइएगा। क्या होता है? तो आधुनिक किराया सिद्धांत मतलब क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किराया जो रेंट पर आए हैं, जो भूमि या किसी अन्य उत्पादन तत्व के उपयोग से अर्जित होता है। आधुनिक किराया सिद्धांत में भूमि की सीमित जो आपूर्ति होती है उत्पादन के लिए, भूमि के विभिन्न गुण प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आधुनिक किराया सिद्धांत और रिकॉर्ड के किराया सिद्धांत दोनों में कुछ समानताएं होती है, लेकिन उनमें कुछ अंतर भी यहाँ पर होता है, ठीक है, देख लीजिएगा। सॉरी, कुछ करा देते हैं सर, ये इंग्लिश में देख लीजिएगा। अगला, मांग पूर्वानुमान आप क्या समझते हैं? तो मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है बताया था। और मांग पूर्वानुमान की विभिन्न विधि या तकनीक वर्णन करें, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो पूरा कुछ अलग अलग मेथड है। पहला है भाई क्वांटिटेटिव मेथड से, संख्यात्मक विधियों से आप लोग निकाल सकते हैं मांग पूर्वानुमान, संख्या विधि से निकाल सकते हैं, और गुणात्मक विधि से भी यहाँ पर मांग पूर्वानुमान निकाला जा सकता है। पीडीएफ दिया हुआ आप यहाँ पर देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्वांटिटेटिव मेथड है और एक है क्वालिटेटिव मेथड। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, पूरा पूरा चांस है। क्वालिटेटिव मेथड भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगला है मांग पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाला विभिन्न कारक कौन कौन सा है? सबसे पहला उपभोक्ता की प्राथमिकताएं हैं, मौसम के बदलाव भी है, जिसको सीजनल चेंजेस कहते हैं, सीजनल चेंजेस है, आर्थिक स्थितियां, इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है। पहला क्या था? कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड ट्रेंड, ठीक है। चौथा है प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। पांचवा है मूल्य निर्धारण प्राइसिंग। छठा है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, समझ रहे हो, सोशल एंड कल्चर चेंजेस, प्रौद्योगिकी में बदलाव, टेक्नोलॉजी चेंजेस, सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसी। समझा क्या? उपभोक्ता आय, कंज्यूमर इनकम, और आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन। इसको आप लोग लिख लेना, और इसमें आपको जो भी समझ आ रहा है उसको आपको पॉइंट याद करके जाना है, और उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन आप खुद से करके लिख सकते हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा। समझे क्या? चलो अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक वातावरण क्या है? व्यवसायिक वातावरण क्या है, इसकी विशेषता और मुख्य वस्तु व्याख्या करना है। व्यवसायिक वातावरण उन बाहरी और आंतरिक कारकों को एक संयोजक है जो किसी संगठन के संचालन, प्रदर्शन और निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। व्यवसायिक वातावरण का कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं। पहले आंतरिक वातावरण और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक में संसाधन, कर्मचारी, ये सब आ गए हैं। बाहरी में कौन कौन आ गया? सरकार की नीतियां आ गई है, प्रवृत्तियां आ गई है, तकनीकी परिवर्तन आ गया है, और प्रतिस्पर्धा गतिविधियां भी आ गई है। कुछ विशेषता है जैसे गति में बदलाव, जटिल बहुत होता है, अनिश्चितता है इसका ना, और वैश्विक प्रकृति है, और बहुआयामी भी है, ठीक है। इसके क्या महत्व है? तो निर्णय लेने में मदद करता है, अवसरों को खतरे की पहचान कराता है। उसके बाद है परिवर्तन के साथ अनुकूलन, योजना और पूर्वानुमान में सहायता करता है, प्रतिस्पर्धा लाभ को बढ़ाता है, विनियामक अनुपालन भी कराता है, नवाचार को बढ़ावा देता है। बिजनेस एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? ये कॉम्बिनेशन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का, जो इन्फ्लुएंस करता है ऑपरेशन और परफॉर्मेंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इसमें कौन कौन से आती है? तो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल एंड कल्चर फैक्टर, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कम्पिटिटिव फोर्स, ये सारी चीजें आते हैं। ये दो मुख्य रूप से दो होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। इंटरनल में कौन कौन आता है? इंटरनल मतलब अंदर की बात है, रिसोर्स, एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर,
मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये सब आता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर की बात है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसको हम, गवर्नमेंट रेगुलेशन, इकोनॉमिक ट्रेंड्स हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक इन नेचर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, अनसर्टेनिटी होता है, ग्लोबल इन नेचर एंड मल्टी डायमेंशनल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट इसके जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस या फिर फीचर्स पूछता है तो आपको एक ही जैसा लिख देंगे, दिक्कत नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत को परिभाषित करना है। मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत को परिभाषित करना है, ठीक है। मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत का उद्देश्य यह होता है कि मजदूरी किस प्रकार तय होती है, किस प्रकार विभिन्न कारक इस पर प्रभाव डालते हैं। यह सिद्धांत मुख्य रूप से श्रमिकों की उत्पादकता, श्रम का मूल्य, बाजार की स्थिति और विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक कारकों पर आधारित है। आर्थिक मजदूरी सिद्धांत पूंजी और श्रम के बीच संतुलन बनाने के विभिन्न कारकों का विश्लेषण करता है। मजदूरों की दरों को निर्धारण करने वाले विभिन्न तत्वों को समझाता है। समझा क्या? समझ गया तो सर लाइक जरूर करेगा, ठीक है। मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत के मुख्य तत्व क्या है? पहला है उत्पादकता का सिद्धांत, मांग का आपूर्ति, मानव पूंजी जिसको प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल, संगठित श्रम जिसको ऑर्गेनाइज लेबर कहते हैं, सामाजिक और आर्थिक कारक सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर कहते हैं, विकासशील देशों में मजदूरी, ये सब हो गया, फिर क्षेत्रीय अंतर भी हो जाता है, ठीक है। अगला है आर्थिक प्रणाली व्यवसाय निर्णय लेने को कैसे प्रभावित कर सकती है? हाउ डू इकोनॉमिक सिस्टम अफेक्ट करती है बिजनेस डिसीजन में? तो भाई पहला है पूंजीवादी, सोशलिज्म और मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी। आर्थिक प्रणाली क्या होता है कि भाई किसी भी देश के आर्थिक ढांचे को परिभाषित करता है, जिसमें यह तय किया जा सकता है कि भाई संसाधन का आवंटन कैसे किया जाएगा, ठीक है। पूंजीवादी कैपिटलिज्म का विशेषता क्या है कि ये प्रणाली निजी स्वामित्व होती है और अधिकांश संसाधनों को स्वामित्व निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है। बाजार की शक्तियां मांग और आपूर्ति में भी होता है। व्यवसाय निर्णय का प्रभाव यहाँ पर देख लीजिएगा। सामाजिक और आर्थिक प्रणाली है, सामाजिक आर्थिक प्रणाली जो होता है वो संसाधन और उत्पादन का स्वामित्व सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के पास होता है। उत्पादन और वितरण की योजना केंद्रीय रूप से निर्धारण होते हैं। यहाँ पर ये इसका प्रभाव दिया है, देख सकते हैं। मिश्रण, मिश्रण होता है इकोनॉमी जिसको कहते हैं मिश्रित प्रणाली, मिश्रित इकोनॉमी। मिश्रित प्रणाली में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को सम्मिलित रूप से स्वामित्व होता है, ठीक है। कैपिटलिज्म में होता है केवल केवल, सोशलिज्म में सरकारी का होता है और पूंजीवादी में केवल सिंगल पर्सन होता है, स्वामित्व खुद का होता है, कोई इंडिविजुअल का होता है, कोई मालिक होता है, कोई है ना, प्राइवेट लोग होता है मालिक। और ये जो है पब्लिक के लिए, सोशलिज्म पब्लिक के लिए, और जो मिक्स इकोनॉमी है वो दोनों है, पब्लिक प्राइवेट दोनों मिक्स है। कुछ उद्योग में सरकार का नियंत्रण होता है, मैंने बताया था, जिसको अर्ध सरकारी कहते हैं। ये निजी, अन्य में निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, अर्ध सरकारी भी होता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, मांग के नियम की व्याख्या करें। मांग वर्क बाएं से दाएं क्यों गिरती है, ये भी बताना है। तो मांग का जो नियम है वो सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो बताता है कि वस्तु या सेवा की कीमत और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। कि वस्तु का मांग बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, ऐसा होता है। सरल शब्दों में यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है ना तो मांग घटती है, और यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। यह नियम बाजार में उपभोक्ता का व्यवहार को समझने में मदद करता है। मांग का नियम का सूत्र क्या राजा? मांग का नियम का सूत्र यह है कि अन्य सभी कारकों के समान रहते हुए वस्तु की कीमत वृद्धि में मांग कीमत कभी कभी कमी हो जाती है, और कीमत कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है। तो ये तो उल्टा हो गया ना, हाँ राजा, उल्टा हो गया। तो यह नियम मूल्य और मात्रा के बीच विपरीत संबंध को स्थापित करता है। मांग वर्क बाएं से दाएं क्यों गिरती है? क्योंकि जो मांग जो वर्क हो रहा है वो ग्राफ पर एक रेखा जो कीमत और मांग के बीच संबंध को दर्शाती है। जब हम एक दायां से बायां और ऊपर से नीचे की दिशा में बढ़ती है तो हम देखेंगे कि कीमत में कभी कमी होती है, मांग बढ़ती है। मांग वर्क से बाएं से दाएं गिरने का कारण है, पहला कीमत में प्रभाव होना, आय का प्रभाव होना, विकल्पों का प्रभाव होना, जो हमने पढ़ा था ना पहले वाला में, विकल्प और सब्स्टिट्यूशन, चाय के बदले कॉफी, ये वाला बात है। उसके बदले, उसके वजह से ये उल्टा हो जाता है, उसके वजह से ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। कि कीमत बढ़ने से भी मांग बढ़ती ही है, घटती नहीं है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है इसका। अगला है राष्ट्रीय मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में बीच में अंतर क्या है? तो बस यहाँ मस्त सा बताया है कि राष्ट्रीय मजदूरी जो होती है वो किसी देश के कुल श्रमिकों औसत मजदूरी होती है। वास्तविक मजदूरी जो होती है वो किसी श्रमिक के खरीद शक्ति का दर्शाता है जो वस्तु सेवा की कीमत के अनुसार होता है। राष्ट्रीय मजदूरी देश के कुल श्रम शक्ति और कुल उत्पादन पर आधारित होता है, वहीं वास्तविक मजदूरी वेतन और वस्तु की कीमत के बीच संबंध और आधारित होता है। ये आपको अच्छा बताया है, डिफरेंस जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। व्यवसायिक वातावरण में विभिन्न आयाम का वर्णन करना है। पहला है आर्थिक आयाम, आर्थिक आयाम में बहुत सारी बातें हैं। दूसरा है सामाजिक आयाम, ये देख के जाइएगा।
तीसरा है राजनीतिक आयाम, चौथा है कानूनी आयाम, पांचवा है प्रौद्योगिक आयाम, छठा है प्राकृतिक आयाम। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें आपको पॉइंट लिखना भी पड़ेगा। अगला है बाजार मूल्य को परिभाषित करिए। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य के बीच अंतर क्या है? तो बाजार मूल्य किसी वस्तु या सेवा पर वह होती है, कीमत होती है जो वस्तु या सेवा बाजार में खरीदी और बेची जाती है। वह मूल्य बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर तय की जाती है। बाजार मूल्य उस समय विशेष वस्तु या सेवा पर वास्तविक विनिमय मूल्य को दर्शाता है, जिसे उपभोक्ता और विक्रेता बाजार में समझौते द्वारा तय होता है। चलो, यहाँ पर नॉर्मल बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य पर अंतर क्या है? तो बाजार मूल्य मतलब जो वस्तु या सेवा बाजार में खरीदी और बेची जाती है वह मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। लेकिन जो सामान्य मूल्य होता है वो परिस्थिति में किसी वस्तु या सेवा में होती है, आपूर्ति और मांग समान हो जाती है। बाजार की वर्तमान स्थिति और विक्रेता खरीदार के बीच सहमत होते हैं। यहाँ पर अत्यधिक मांग या आपूर्ति कमी के